डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इससे पहले हमारे जो लेक्चर्स थे मैट्रिसेस के ऊपर, उनमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आज हम इन्हें एक कंसाइज वे के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है। ये एक फंक्शन होता है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक रियल नंबर के साथ एसोसिएट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहा जा रहा है द डिटर्मिनेंट इज़ अ नंबर एसोसिएटेड विद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, वी विल राइट इट एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मैट्रिक्स ए, और उसके साथ आप ये दो लाइंस लगा देते हैं। जिस तरह आपको मॉड ऑफ ए नज़र आता है, लेकिन हम इसे पढ़ते क्या हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। द डिटर्मिनेंट encodes a lot of information about the matrix. The matrix is invertible exactly when the determinant is non-zero. तो ये जो मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, इनके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, और इसमें से एक हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताई गई है कि अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तो तब वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है, कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हम इससे पहले जो हमारे लेक्चर थे उनमें हम डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, इसलिए अब हम डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, rather than start with a big formula, we will list the properties of the determinant. We already know that the determinant of a 2 by 2 matrix with entries A, B, C, D is equal to AD minus BC. तो हमने 2 by 2 के केस में सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट देखा था, और इससे मैंने कोफैक्टर्स के थ्रू भी प्रूव करके आपको बताया था कि ये AD माइनस BC के इक्वल कैसे होता है। आप हर एलिमेंट के माइनस कैलकुलेट करें, उनके कोफैक्टर्स भी कैलकुलेट करें, और फिर वो जो फार्मूला है उसके अंदर आप इसे पुट कर दें, तो आपके पास AD माइनस BC आ जाएगा, चाहे आप किसी रो या किसी कॉलम के थ्रू इसे एक्सपेंड करें। दीज प्रॉपर्टीज़ विल गिव अस अ फार्मूला फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑल साइजेस। तो अब आपने यहाँ पे ये चीज़ माइंड में रखनी है कि 2 by 2 का अगर एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो उसका डिटर्मिनेंट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो वो क्या होगा, AD माइनस BC। तो इसी चीज़ को हम जनरलाइज फिर कर सकेंगे n by n मैट्रिक्स के केस के लिए। तो पहली बात तो आपने माइंड में ये रखनी है कि हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिसेस को कंसिडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट जस्ट स्क्वायर मैट्रिसेस के एग्जिस्ट करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की जाएंगी वो अगर 2 by 2 के लिए पार्टिकुलर केस लेके उसे डिस्कस किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, तो आप ये चीज़ माइंड में रखें कि वही प्रॉपर्टी आप एक्सटेंड कर सकते हैं 3 by 3 या n by n ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए। तो वहाँ पे भी वो प्रॉपर्टी एज इट इज़ सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ I इज़ इक्वल टू 1 मीन्स कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है उसका डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल होता है, चाहे ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कुछ भी हो, 1 by 1 हो, 2 by 2 हो, 3 by 3 हो या n by n हो, तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि ये जो I मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ये आप n by n का केस ले दें तो इसमें n रोज़ और n कॉलम्स होंगे, और इस मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एंट्रीज़ हैं, जो मेन डायगोनल है, वो सारी 1 के इक्वल होंगी और ऑफ डायगोनल एंट्रीज 0 के इक्वल होंगी। इसलिए जब आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो हम ऑलरेडी डिटर्मिनेंट्स के केस में पढ़ चुके हैं कि डायगोनल मैट्रिसेस, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज़ के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे चूँकि जस्ट 1 है प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज़ में, इसलिए उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 1 होगा।
तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो जो हैं उनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 होता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ़ यू एक्सचेंज टू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स यू रिवर्स द साइन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और आपने उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया है, मैं एज्यूम करता हूँ कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू सी है, सी एक कांस्टेंट है। तो अगर आप उस मैट्रिक्स में चेंज ये करें कि उसकी 2 रोज़ या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, मीन्स आप इस तरह भी कर सकते हैं कि फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ इंटरचेंज कर दें। तो ये जो आप इंटरचेंजिंग करेंगे तो इसका नेट इफ़ेक्ट क्या होगा कि जो हमारे पास ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो कि सी था, तो वो अब क्या हो जाएगा, इस एक चेंज से वो माइनस सी के इक्वल होगा। अगर सी था तो माइनस सी होगा, और अगर माइनस सी हो ऑलरेडी तो फिर वो प्लस सी हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि जब आप 2 रोज़ को एक मैट्रिक्स के अंदर इंटरचेंज करते हैं तो ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट था फिर उसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास आ जाता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आपने इन प्रॉपर्टीज़ को, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें माइंड में रखना है, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ होंगी उन्हें समझने के लिए ये इनका रेफरेंस यूज़ किया जाएगा। इसलिए ये आपके माइंड में होंगी तो आप आसानी से नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को समझ सकेंगे। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, उसके 2 पार्ट्स हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, इफ़ वी मल्टीप्लाई 1 रो ऑफ अ मैट्रिक्स बाय टी द डिटर्मिनेंट इज़ मल्टीप्लाइड बाय टी। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताया जा रहा है कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है टी टाइम्स ए और टी टाइम्स बी, ये फर्स्ट रो की 2 एंट्रीज़ हैं, और सी एंड डी ये सेकंड रो की 2 एंट्रीज़ हैं। मींस 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें क्या किया है हमने, फर्स्ट रो जो थी ए और बी उसे टी से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो वो किसके इक्वल होगा कि आप टी को बाहर कॉमन निकाल लें और बाकी आगे जो मैट्रिक्स है ए बी सी डी उसका डिटर्मिनेंट। तो ये हमारी फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन थी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स की एक रो को किसी स्केलर टी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसकी इक्वल होगा, स्केलर टाइम्स द ओरिजिनल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं, द डिटर्मिनेंट बिहेव्स लाइक अ लीनियर फंक्शन ऑन द रोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप देखें कि आपको पता होना चाहिए कि लीनियर फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं सिंपली उसकी इक्वेशन को लिखूँ, अगर f हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ a प्लस b इज़ इक्वल टू f ऑफ a प्लस f ऑफ b। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो डिटर्मिनेंट है, चूँकि डिटर्मिनेंट भी एक फंक्शन है, तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन की तरह बिहेव करता है कि आप देखें फर्स्ट रो के अंदर हर एंट्री जो है वो 2 एंट्रीज़ का सम है। मींस फर्स्ट रो के अंदर जो फर्स्ट एंट्री है वो है a प्लस ए प्राइम, सेकेंड एंट्री है b प्लस b प्राइम, और सेकेंड रो के अंदर c और d 2 एंट्रीज़ हैं। आप अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो ये इक्वल होगा कि अगर मैं यहाँ से a, b, c और d को एज अ वन सिंगल मैट्रिक्स ले लूँ और a प्राइम, b प्राइम, c एंड d इसे दूसरा मैट्रिक्स ले लूँ और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लूँ, तो आप देखें कि हमने क्या किया कि ये जो सम की फॉर्म में एंट्रीज थी उन्हें स्प्लिट कर दिया है और हमने 2 मैट्रिसेस का अलग-अलग डिटर्मिनेंट ले लिया और बीच में प्लस का साइन है। यहाँ पे भी प्लस का साइन था, इधर भी आपके पास प्लस का साइन है। तो आप देख सकते हैं कि ये लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन के साथ मैच कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट
ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है प्रॉपर्टी 1 टेल्स अस दैट 1001 इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि आप देखें कि ये हमारे पास 2×2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इसका डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल होगा। और अगर हम इस पे सेकंड प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो हमें पता चलता है कि 0110 ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट -1 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ इंटरचेंज कर दिया। देखें ये सेकंड रो यहाँ पे फर्स्ट रो बन गई और फर्स्ट रो यहाँ पे सेकंड रो बन गई। तो ये जो हमने आपस में इसे स्वैप किया है, इसकी वजह से जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा वो -1 के इक्वल होगा। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कहा जा रहा है द डिटर्मिनेंट ऑफ अ परमुटेशन मैट्रिक्स कैपिटल P इज़ 1 और -1 डिपेंडिंग ऑन वेदर P एक्सचेंजेस एन इवन और ऑड नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे ये परमुटेशन को जिस तरह डिफ़ाइन किया जा रहा है परमुटेशन मैट्रिक्स को, तो परमुटेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 1 या -1 के इक्वल होता है। और ये टोटली किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी थी उससे आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं वेदर कैपिटल P एक्सचेंजेस एन इवन और ऑड नंबर ऑफ रोज। तो अगर इवन नंबर ऑफ रोज आपस में एक्सचेंज होंगी तो उस केस में +1 आंसर होगा, और जब ऑड नंबर ऑफ रोज आपस में एक्सचेंज होंगी तो फिर आंसर -1 होगा, डिटर्मिनेंट -1 होगा। इसके बाद ये जो हमारे पास फर्स्ट 3 जो प्रॉपर्टीज़ थी इन्हें बेस रखते हुए अब हम कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसमें हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ़ 2 रोज ऑफ अ मैट्रिक्स आर इक्वल इट्स डिटर्मिनेंट इज़ 0। हम ये पिछले लेक्चर के अंदर थ्योरम की फॉर्म में भी इस चीज़ को स्टेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को दोबारा आप देख लें कि if 2 rows of a matrix are equal its determinant is 0। अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज एक जैसी होंगी तो फिर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा, चाहे उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 100/100 हो और उसमें 98 रोज डिफरेंट हों, लेकिन 2 रोज आपस में मैच करती हों तो फिर भी उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। तो इन मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा हमें ये होता है कि हम कई जगहों पे काफ़ी सारी कंप्यूटेशन से बच जाते हैं। प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम डायरेक्टली आंसर बता देते हैं, और इस इफ़ेक्ट को यूज़ करते हुए कई MCQs मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स शॉर्ट टाइम के अंदर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आंसर बता सकें। अगर स्टूडेंट्स को वो प्रॉपर्टी ना आती हो तो उनके पास फिर दूसरा वे ये होता है कि वो उस प्रॉब्लम को एक्सप्लिसिटली सॉल्व करेंगे और फिर आंसर कैलकुलेट करेंगे, तो वो फिर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और उससे वहाँ पे आपको नुकसान होता है। इसलिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो अब हम ज़रा डिटेल में देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी 4 का जो रिज़ल्ट है ऐसा क्यों है कि अगर 2 रोज़ एक मैट्रिक्स के अंदर सेम हों तो फिर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 क्यों होता है। तो मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम उन्हें अच्छी तरह उस वक्त समझ सकेंगे जब आपको प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 एंड 3 का अच्छी तरह पता होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है दिस इज़ बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी 2 द एक्सचेंज रूल। जिस तरह हमने अभी पढ़ा था प्रॉपर्टी 2 के अंदर कि जब 2 रोज़ आपस में इंटरचेंज हों तो जो डिटर्मिनेंट है वो फिर एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 को अगर हम अप्लाई करें एक्सचेंज रूल को तो कहा जा रहा है ऑन द वन हैंड एक्सचेंजिंग द 2 आइडेंटिकल रोज डज नॉट चेंज द डिटर्मिनेंट। चूँकि इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ एक जैसी हैं, अगर हम उन दोनों को आपस में इंटरचेंज करें तो चूँकि वो तो आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट का साइन चेंज नहीं होगा। और दूसरी बात यह है ऑन द अदर हैंड एक्सचेंजिंग 2 रोज़ चेंजेस द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट।
लेकिन हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 के अंदर पढ़ा है कि जब आप दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उस केस में साइन को चेंज होना चाहिए। तो ऐसे सिनेरियो में जो प्रॉपर्टी नंबर 4 के अंदर कहा जा रहा है कि दो रोज़ आइडेंटिकल हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, तो ऐसे केस में हमारे पास डिटर्मिनेंट की जस्ट एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि वो ज़ीरो के इक्वल हो। क्यों? क्योंकि ज़ीरो जो है ज़ीरो माइनस ज़ीरो के इक्वल है, क्योंकि हम ज़ीरो को ना पॉजिटिव कंसिडर करते हैं ना नेगेटिव नंबर कंसिडर करते हैं। इसलिए जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि मैट्रिक्स के अंदर दो रोज़ आइडेंटिकल हों तो उस केस में डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का इक्वल टू ज़ीरो होगा। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी नंबर 2 के थ्रू एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी कि किस वजह से हमें फिर डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो रखना पड़ता है ताकि हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 सेटिस्फाई होती नज़र आए। प्रॉपर्टी नंबर 5 के अंदर कहा जा रहा है इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू j subtracting t times rho I from rho j does not change the determinant। कि अगर i और j ये दो नंबर्स आपस में इक्वल ना हों और i रिप्रेजेंट कर रहा हो ith रो को और j रिप्रेजेंट कर रहा हो jth रो को, तो इस केस में अगर हम ith रो को t से मल्टीप्लाई करके jth रो में से सब्ट्रैक्ट करके डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो जो हमारा एक्चुअल डिटर्मिनेंट था वो और इस चेंज के बाद जो मैट्रिक्स बना उसका जो डिटर्मिनेंट है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है इन 2 डायमेंशंस दिस आर्गूमेंट लुक्स लाइक। तो हम यहाँ पे 2 डायमेंशंस में 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स देखते हैं। अगर हमारे पास मैट्रिक्स है ए बी सी डी ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो हम इस मैट्रिक्स पे इस प्रॉपर्टी नंबर 5 को अगर अप्लाई करें तो हम रो 1 को t से मल्टीप्लाई करके रो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स ये बनेगा ए बी फर्स्ट रो और c माइनस टी टाइम्स ए एंड d माइनस टी टाइम्स b हमारे पास सेकेंड रो बन रही है। अगर हम अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स जो ए बी सी डी था उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे इसके इक्वल है। तो अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 3 का बी पार्ट अप्लाई करें तो हम इस डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं एज द डिफरेंस ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स होगा ए बी सी डी और सेकंड मैट्रिक्स होगा ए बी फर्स्ट रो टी ए टी बी सेकंड रो। इसके बाद आप अगर इस पे थोड़ा सा गौर करें तो ये जो सेकंड आपको मैट्रिक्स नज़र आ रहा है इसमें फर्स्ट रो को आप देखें तो इसे टी से मल्टीप्लाई किया जाए तो सेकंड रो बन जाती है। इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट रो से सेकंड रो को अचीव कर सकते हैं। हम यहाँ से t को बाहर कॉमन निकालते हैं, तो t को जब बाहर कॉमन निकाला सेकंड रो में से तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी नंबर 3a अप्लाई करने से ये रिज़ल्ट मिल गया। इसके बाद आप अगर देखें तो ये सेकंड डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल हैं, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। आप अगर इसे 0 पुट कर दें तो जस्ट हमारे पास फर्स्ट डिटर्मिनेंट बाकी बचेगा जो कि है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी जो कि हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था। तो यहाँ से आपको 2 डायमेंशंस के अंदर प्रॉपर्टी नंबर 5 का आइडिया हो जाता है। और कहा जा रहा है द प्रूफ फॉर हायर डायमेंशनल मैट्रिसेस इज सिमिलर, कि आप बिल्कुल इसी तरह से हायर डायमेंशनल मैट्रिसेस के लिए इसे प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें कहा जा रहा है if capital A has a row that is all zeros then determinant of A is equal to 0। कि अगर एक मैट्रिक्स के अंदर एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A के अंदर कोई एक रो ऐसी हो जिसमें सारी एंट्री 0 हों तो इस
मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। हम इस चीज़ को पहले माइनर्स और कोफैक्टर्स के केस में डिस्कस भी कर चुके हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी नंबर 3A के थ्रू इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि अगर आप t को इक्वल टू 0 रखें तो फिर ये रिज़ल्ट आपको प्रूव होता नज़र आएगा। इसके बाद हमारे पास सेवन्थ प्रॉपर्टी है, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज d1 d2 अप टू dn, जिन्हें हम पाइवट्स भी कहते हैं। तो ये चीज़ भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में कि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो है इसमें अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस भी इंक्लूडेड होते हैं, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस भी और डायगोनल मैट्रिसेस भी, और इन मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट होता है वो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज़ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज़ हों d1 d2 अप टू dn, और इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है n बाई n, तो इस केस में इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो d1 इंटू d2 इंटू अप टू सो ऑन इंटू dn होगा। तो इस चीज़ को आपने अगर डिटेल में स्टडी करना हो तो आप हमारा जो लेक्चर है जिसमें हमने कोफैक्टर्स, माइनर्स और डिटर्मिनेंट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पे इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आता हूँ। हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 8 है जिसमें कहा जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू 0 एग्जैक्टली व्हेन a इज़ सिंगुलर। हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो तो फिर हम कहते हैं कि a जो है कैपिटल A वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहा जा रहा है इफ़ कैपिटल A इज़ सिंगुलर then we can use elimination to get a row of zeros, and property 6 tells us that the determinant is 0। तो ये चीज़ माइंड में रखें कि जब भी आपके पास एक मैट्रिक्स हो और वो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसकी ये प्रॉपर्टी होगी कि आप अगर उस पर एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करें, ये एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये है गॉस एलिमिनेशन मेथड, कि आपने जो मैट्रिक्स है A उसे इचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इचलन फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस मैट्रिक्स की इचलन फॉर्म में एक कंप्लीट ज़ीरो रो आपको नज़र आएगी। एक कंप्लीट ज़ीरो रो आपको नज़र आएगी, मीन्स उसमें सारी एंट्री ज़ीरो होंगी। तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? वो ज़ीरो के इक्वल होता है। इसलिए जब भी आपके पास एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और ये चीज़ भी आप माइंड में रखें कि अगर एक मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स की जो गॉस एलिमिनेशन फॉर्म होगी उसमें आपको एक रो ज़रूर मिलेगी जिसमें सारी एंट्रीज़ 0 होंगी, और फिर आप उस पर प्रॉपर्टी नंबर 6 अप्लाई करके कह सकते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 9 है जिसमें कहा जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो स्टूडेंट्स ये माइंड में रखें कि अगर हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिसेस हों a और b, तो ये चीज़ तो ट्रू नहीं होती कि डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस b इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b। ऐसा नहीं होता, बल्कि ये चीज़ ट्रू है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है क्योंकि इसकी मदद से आप बहुत से रिज़ल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें आप लेस कंप्यूटेशन से आंसर्स को कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a पता हो, डिटर्मिनेंट ऑफ b पता हो, तो आप a इंटू बी को कैलकुलेट किए बगैर a इंटू बी का डिटर्मिनेंट बता सकते हैं। दिस इज़ वेरी यूजफुल। Although the determinant of a sum does not equal the sum of the determinants, it is true that the determinant of a product equals the product of the determinants. I hope आपको ये बात यहाँ से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हमारे पास जो 10th प्रॉपर्टी है उसमें कहा जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसे आप इस तरह देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है A B C D, तो इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? A C B D। और अगर आप इनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो
इसका डिटर्मिनेंट क्या है, फर्स्ट वन का ए डी माइनस बी सी और सेकेंड वन का क्या है, ए डी माइनस बी सी। तो दोनों केसेस में ए डी माइनस बी सी हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हमारे पास 10 प्रॉपर्टीज़ थी डिटर्मिनेंट्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।